हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपकी खस जाति को। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपकी कोल जाति को, क्योंकि उत्तराखंड में जो आपकी सबसे पहली जाति आती है वो आती है कोल जाति। कोल के बाद किरात जाति। और आज हम बात करेंगे आपकी खस जाति के बारे में। तो अगर मैं बात करूं आपकी खस जाति के बारे में, तो देखो किरातों के बाद ना उत्तराखंड में खस जाति के आने का हमें उल्लेख मिलता है। अगर मैं बात करूं हमारे जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, तो वह है महाभारत, मनुस्मृति, मुद्राक्षर, बृहत संहिता। और अगर मैं वहीं पे बात करूं विदेशी लेखकों के लेख से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे टॉलमी, अल-बरूनी, इन सभी के लेख से। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं आपकी खस जाति के बारे में। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कोल और किरात को फिर से, ताकि आपको पूरी कहानी जो है फिर से सही से समझ में आ जाए। तो देखो भैया, उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन जाति आती है वो आती है आपकी कोल जाति। ठीक है, अब देखो कोल जाति को सबसे प्राचीन कौन कौन मानता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी मानते हैं, राहुल सांकरदैन जी मानते हैं, भजन सिंह जी मानते हैं। इनके अनुसार क्या है ना, जो कोल है या मुंड कह लो या सबर कह लो, इस क्षेत्र यानी इस उत्तराखंड में जो है प्राचीनतम जाति इसे ही माना जाता है। ठीक है ना। और पूरा साहित्यिक ग्रंथों में जो कोलों का वर्णन होता है वो मुंडे या सबर नाम से होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम आपके किरात जाति की ओर। तो अगर मैं बात करूं आपके किरात जाति की, तो भैया एक जॉर्ज ग्रियर्सन थे, वो कहते हैं कि भैया उत्तराखंड की प्राचीन जो जाति है वो कोल नहीं, वो किरात है। सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो किरात जाति है उसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ठीक है ना। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी रचना जो है इंडिका में भी किरातों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, और किरातों के जो अन्य नाम कीर, किरपुरुष, किन्नर, भिल्ला आदि के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आती है कोल, फिर आती है किरात। जो ये किरात है ना, ये किरात कुछ ज़्यादा ताकतवर होती है कोलों के मुकाबले। तो ये कोलों पर हमला कर देती है। कौन सी जाति भैया? किरात जाति। और यह अधिकार कर लेती है। अब जो कोल जाति है वो कहाँ है? कहीं अंदर दुर्गम क्षेत्रों की ओर चल देते हैं। ठीक है ना, कह सकते हो आप अंदर की ओर, जंगलों की ओर बसने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका मेन क्षेत्र है वहाँ पे तो अब किरात जाति आ गई है। फिर देखो भैया, किरातों के बाद आती है आपकी खस जाति। अब देखो खस जाति होती है ताकतवर। ठीक है ना, तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस जाति के आने का हमें उल्लेख मिलता है। तो जो ये किरात जाति पहले रह रही होती है तो इस पे हमला कर देती है फिर खस जाति। अब खस जाति सबसे ताकतवर है, तो फिर क्या होता है ना, जो खस जाति है, खस जाति से भैया जो किरात जाति है वो पराजित हो जाती है। अब किरात जाति क्या करेगी? ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाके बसने लग जाएगी कि आज जो हमारा मेन क्षेत्र है वहाँ तो जो है आपकी खस जाति आ गई है। अब हम चले जाते हैं अंदर की ओर। ठीक है ना, यानी फिर से जंगलों की ओर चले जाते हैं। अब उन्हें वहाँ कौन मिलेगा? फिर अब उन्हें वहाँ मिलेंगे भैया कोल। ठीक है ना, कोल मिलेंगे। अब थोड़े टाइम तो बातें नहीं हुई होंगी, क्योंकि क्या था, किरातों ने तो कोलों को भगाया था। फिर क्या हुआ, थोड़ा समय बीतता गया तो फिर दोनों में क्या हुआ, एक संयुक्त संस्कृति का भी आगे चल के आपका पोषण हुआ होगा भैया। ठीक है, फिर शादी वादी होने लग गई होगी दोनों में। तो फिर देखो आगे अगर हम बात करें तो एक आपके इतिहासकार है राहुल सांकरदैन जी। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था आपका। ठीक है, खस मंडल बनने से पूर्व क्या था? किरात मंडल था आपका। ठीक है, अब तो भैया राहुल सांकरदैन जी ने भी पुष्टि कर दी है कि किरातों के बाद जो है खस लोग आए थे उत्तराखंड में। ठीक है, तो इनकी शारीरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। ये लंबे चौड़े थे, हष्ट पुष्ट शरीर था इनका, लंबी नाक थी, दाढ़ी मूछ थी, गेहुए रंग के थे। अब इनकी आजीविका का साधन क्या था? ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, अब देखो कुछ और जान लेते हैं फिर खसों के बारे में। तो देखो महाभारत के सभा पर्व के अनुसार अर्जुन ने उत्तर दिग्विजय के समय खसों पर विजय प्राप्त की थी। यानी महाभारत के युद्ध में जो खस लोग हैं ना, उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, यानी वह कौरवों की ओर से लड़े थे। कौन? खस लोग। ठीक है, और देखो फिर एक पुस्तक है आपकी राजशेखर जी की, जिसका नाम है काव्य मीमांस। उसके अनुसार ना उस समय जो आपका मध्य हिमालय वाला क्षेत्र था, मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था।
यानी आपसे यह कहा जा रहा है कि जो राजशेखर जी की पुस्तक है काव्य मीमांस, तो उसमें कार्तिकेयपुर के जो शासक हैं खसपति का उसमें उल्लेख है भैया, जो कि गुप्तकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम खसों की सामाजिक प्रथाओं के बारे में, क्योंकि भैया खस भी समाज में रह रहे थे, उनकी भी कुछ प्रथाएं होंगी सामाजिक। तो देखो, अगर मैं बात करूं कोल जाति की, तो कोल के बाद किरात आती है, किरात के बाद खस आती है। तो खस क्या है, अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो भैया जो ताकतवर होता है ना, उसी की ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खस लोग क्या कर रहे हैं, खस लोग आप कर देंगे घर जमाई प्रथा स्टार्ट कर देंगे। यानी भैया हम ताकतवर हैं तो हम अपनी लड़की दूसरे के घर में क्यों भेजेंगे, हम ताकतवर हैं तो जो दूसरे का लड़का है वो हमारे यहाँ आएगा। समझ गए, मतलब हमारे घर में ही रहेगा और हमारी लड़की से शादी करेगा तो हमारे ही घर में रहेगा भैया, हमारे ही घर का खाएगा। ठीक है, फिर देखो, एक है आपकी घर जमाई प्रथा, एक हो गई आपकी जेठो प्रथा। क्या थी भैया, जेठो प्रथा। इस जेठो प्रथा में क्या होता था ना, जो भी आपका ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को ही उत्तराधिकारी आपका माना जाता था। ठीक है, फिर एक थी आपकी जेठो प्रथा हमने पढ़ ली, फिर इसके बाद थी एक आपकी झटेला प्रथा। अब ये झटेला प्रथा क्या थी भैया, ठीक है ना, झटेला प्रथा में क्या होता था ना, यदि कोई भी स्त्री है वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, तो जो उसके पहले पति से उत्पन्न जो भी पुत्र होगा उसी को क्या कहा जाता था, उसी को झटेला कहा जाता था। ठीक है, अब देखो झटेला प्रथा के बाद हम एक और देख लेते हैं आपकी टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा ऐसी थी ना, जो भी आपकी विधवा स्त्री होती थी वो किसी पराये मर्दों के साथ संबंध मना सकती थी। फिर एक थी आपकी देवदासी प्रथा। इसमें क्या होता था, जो भी घर की बड़ी पुत्रियां होती थी, यानी जो भी घर की बड़ी लड़की होती थी ना, उनको मंदिरों में दान कर दिया जाता था। ठीक है ना, चलो ये थी आपकी देवदासी प्रथा। तो आप कुछ और भी जान लेते हैं भैया खसों के बारे में। तो जो खस लोग थे ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वह नरसिंह जी की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, और उसके अतिरिक्त ना वह भूत पूजा भी करते थे, और वह भटकती आत्माओं पर भी विश्वास करते थे भैया। ठीक है, और खस लोगों में ना जागर भी आपकी प्रचलित थी, पशु बलि का भी उसमें प्रचलन था। किसमें भैया, खसों के समय में पशु बलि का भी प्रचलन था। तो ये तो हमने बात करी आपके खस जाति के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे समय आगे बीतता है फिर अंग्रेज़ लोग आ जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है जब अंग्रेज़ लोग आते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जो खस है ना, खस जाति को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में जो है सम्मिलित कर देते हैं, यानी शूद्र वर्ग में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो खसों के बाद जो जाति आती है ना, जिसका हमें प्रमाण मिलता है, उसका मिलता है शक जाति का। ठीक है, शक जाति क्या थी भैया, एक पशुचारक और अश्वपालक जाति थी आपकी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपकी शक जाति, ये पश्चिमी एशिया से आई हुई थी भैया, अश्वपालक जाति थी। और एक आपके इतिहासकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, तो हमारे इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार जो खस है ना, खस वह शक जो है समान जातियाँ ही थी। ठीक है, खसी का जो अपभ्रंश होकर आपका शक बना है। ठीक है, आप खस को उल्टा कर दोगे तो ये आपका शक या शक हो जाता है, ऐसा कहा है। ठीक है, किसने भैया, राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी कहना चाह रहे हैं कि जो शक जाति है ना, शक जाति मूलतः खसों के ही वंशज थे। और अगर मैं बात करूं भैया, हमें शकों के प्रमाण उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो भैया देखो, शकों के जो आराध्य देव थे वो थे सूर्य। तो जो आपके सूर्य मंदिर हैं, जैसे अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर हो गया, तो वहाँ से हमें शकों के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को, जिसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको दिया जाएगा कुछ समय। तो देखो भैया, आपका जो पहला प्रश्न है वह है, कालसी लेक की जो लिपि है वो तो ब्राह्मी है, इसकी भाषा क्या है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका प्राकृत भाषा है। ठीक है, कालसी लेक में। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि महाभारत की रचना के समय उत्तर कुरुक्षेत्र में निवास करते थे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन निवास करते थे। ठीक है, आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है नागराज्य, कौरव्य और कुड़िंद स्वभाव और संभवतः असुर बाण यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, महाभारत की रचना के समय काल की बात चल रही है आपकी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द आपका प्रयुक्त किया गया है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा हिमवंत। ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो अब आपका अगला प्रश्न है वह है नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है। ठीक है, तो आपको बताना है और आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य आपका बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नागराज कौरव की कन्या उलूपी से विवाह हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये आपने बताना है और आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वह होगा आपका गंगा द्वार। ठीक है ना, और डॉक्टर कटोच का मत भी था कि गंगा द्वार उस समय नागों की राजधानी ज्ञात होती है करके। ठीक है, फिर जो आपका अगला प्रश्न है वह है कि कुड़िंदू की मुद्रा किस लिपि में प्राप्त हुई है। तो आपको बताना है और आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ब्राह्मी और खरोष्टी। हमें कुड़िंदू की मुद्राएं द्विलिपि में प्राप्त होती हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी में। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय परिवार के अंतिम शासक थे। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कनिंघम द्वारा वर्तमान के काशीपुर की पहचान की गई थी। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा गोविषाण राज्य से। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि खस जाति के बाद कौन सी जाति हिमालय प्रदेश व उत्तराखंड में आकर बसी थी। तो भैया आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा शक जाति। तो आज हमने बात करी आपके खस जाति के बारे में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।